दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा लिटरेरी टर्म्स। हम जो कुछ भी लिखते हैं चाहे वो इंग्लिश में लिखते हो या फिर हिंदी में, दो ही प्रकार होते हैं उसके, जिसे इंग्लिश की भाषा में कहा जाता है प्रोज और वर्स। ये दो ही पैटर्न होते हैं लिखने के जिसे हर कोई लिखने में यूज़ करता है। वैसे लिटरेरी टर्म में बहुत कुछ टाइप्स है, लेकिन उसमें से जो IMP टॉपिक्स है उसी को आज मैं डिटेली एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि उसमें आती है एलिजी, सोनेट्स, सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिदम, राइम शेम, ड्रामा और ईसेज। इन सभी टॉपिक्स को हम आज ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि लिखने में अगर ये यूज़ होता है तो किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम इसे यूज़ करने की वजह से हमारी लिखावट को एक अच्छे अंदाज से पेश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म हम लेंगे एलिजी। एलिजी यानी कि क्या, एक मॉरलफुल प्ले या फिर एक शोक गीत हम जिसे कह सकते हैं। शोक गीत यानी कि क्या, कोई भी दुखद घटना या फिर दुखद स्टोरी होती है जिसमें कोई किसी की मौत पर रोता है तो कोई और बात पर, उसे हम एलिजी कहते हैं। वैसे हर कोई एलिजी की डेफिनेशन के बारे में इंग्लिश में ना बताए, लेकिन एलिजी का जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। इसे हम शोक गीत के नाम से भी याद रख सकते हैं, जिस वजह से हमें ये समझने में और पढ़ने में अच्छे से याद रह सके। वैसे बेसिकली एलिजी ये एक ग्रीक वर्ड है। इसे ग्रीक वर्ड में कहा जाता है एलिगोस। अब जबकि ये शोक गीत है तो हम इसे फनरल सॉन्ग भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी लिटरेरी टर्म है सोनेट। सोनेट एक बेसिकली 14 लाइन्स का कलेक्शन होता है, जिससे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो के यूनिवर्सिटी विट्स के 7 राइटर्स के कलेक्शन में देखा था कि उन 7 राइटर्स ने भी सोनेट को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया था। इस सोनेट के यूज़ में और एक नाम आता है, और वो बहुत बड़ा नाम है शेक्सपियर का। शेक्सपियर ने भी बहुत बार सोनेट को यूज़ किया है उनकी लिखावट में, जिसे हम एक शॉर्ट पोएम कहते हैं। पोएम को प्रेजेंट करने की एक क्विक ट्रिक मानी जाती थी, उस वजह से लोग सोनेट को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। अब जबकि मैंने बताया है कि सोनेट में 14 लाइन्स हैं, तो इसमें भी 2 प्रकार पड़ते हैं इस सोनेट के। सबसे पहली आती है उसमें इटालियन सोनेट। अब इटालियन सोनेट किसने स्टार्ट की थी? ये इस्टेब्लिश की थी फ्रांसिस पेट्रार्क ने। पेट्रार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। 13 और 14 सेंचुरी के ये इंपॉर्टेंट राइटर में से बहुत बड़ा नाम है। इनके नाम से ही पेट्रार्कियन सोनेट इसे हम कहते हैं, जिसे बेसिकली नाम है इटालियन सोनेट। 2 प्रकार है इसके भी इटालियन सोनेट के। सबसे पहला है ऑक्टिव। इसमें क्या होता है, जो 14 लाइन है उसमें से 8 लाइन इस ऑक्टिव की होती है। इसका दूसरा प्रकार है सेस्टेट। इसमें आती है 6 लाइन, यानी कि 8 + 6 = 14। मतलब ये कुल मिलाकर 14 लाइन्स का कलेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं। अब देखिए, सोनेट का दूसरा प्रकार है इंग्लिश सोनेट, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब जबकि मैंने पहले ही बताया था कि सोनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ शेक्सपियर ने भी किया है, तो उस वजह से जो ये इंग्लिश सोनेट है, ये सेकंड पार्ट है, इसे पूरी तरह से शेक्सपियरियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने इस टाइप को इतना ज़्यादा क्रिएट किया कि उसके नाम पर ही ये पैटर्न बन गया। उस वजह से हम उसे शेक्सपियरियन सोनेट नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट यानी कि इंग्लिश सोनेट, इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस देखना है तो हम इनके डिफरेंस को इनकी राइमिंग शेम से पता लगा सकते हैं। जैसे कि इटालियन सोनेट की राइमिंग शेम है ABBA, ABBA और EDC, और इंग्लिश सोनेट की राइमिंग शेम बनती है ABABCDCDEFEFGG। यानी कि ये दोनों भी राइमिंग शेम के ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी इटालियन सोनेट बनती है और कौन सी इंग्लिश सोनेट। अब देखिए, अगली हमारी टर्म आती है सिमिली। सिमिली यानी कि उपमा। अब उपमा यानी कि क्या, किसी और का नाम लगाकर हम किसी की तुलना किसी और लोगों से करते हैं। जैसे कि वो लड़की चांद की तरह खूबसूरत है। अब देखिए, चांद की और उस लड़की की तुलना की गई है, उस वजह से लाइक और एज का यहाँ पर इंग्लिश में यूज़ होकर एक लाइन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं उपमा। इसमें 2 लोगों की तुलना होती है, जिसमें सिमिली टर्म को यूज़ किया जाता है। इसमें लाइक और एज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक हर फेस इज़ लाइक मून। अब देखिए, इंग्लिश लिटरेचर की इस अगली टर्म में हमारी टर्म है मेटाफोर। मेटाफोर यानी कि क्या, अब देखिए हमने पहले क्या कहा था कि उपमा में लाइक और एज का यूज़ किया था। अब मेटाफोर में लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टली उस चीज़ को डायरेक्टली उसके नाम पर ऐसा बताया जाता है कि वो ऐसे नहीं, वो वही है। मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसे वैसे ही बताना कि इसमें कोई आपकी कॉम्पिटिशन नहीं हो जाती। जैसे कि आप आलिया की तरह नहीं, बल्कि आलिया ही लगती हो, यानी कि उसको डायरेक्टली उसका क्रेडिट दिया जा रहा है, जैसे कि वही है वो। इस तरह से इस मेटाफर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। जहाँ पर लाइक और एज आएगा वहाँ पर सिमिली ये टर्म को यूज़ किया गया है, ऐसा आइडेंटिफाई होता है। अब देखिए, हमारी अगली टर्म है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन यानी कि क्या, हिंदी में हम इसे अनुप्रास कहते हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन में क्या होता है, अगर कोई भी पोएम हो तो उसमें जो बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं, यानी कि कुछ भी वर्ड्स है तो वो जो रिपीटेशन उसमें होती है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। हमारी अगली टर्म है राइम। अब देखिए, राइम और रिदम में बहुत डिफरेंस है। राइम यानी कि क्या, जो पोएम के लास्ट वर्ड होते हैं वो सभी एक साथ मिलजुलते हैं, उनका जो आखिरी में बोलने में फ्लो होता है वो एकदम सरीका होता है, एक जैसा होता है, उस वजह से हम उसे राइम कहते हैं। और दूसरी है रिदम। रिदम यानी कि क्या, एक सॉन्ग लय होती है, उसमें एक ताल होता है, एक सुर होता है, उसे हम कहते हैं रिदम, जो कि उस पोएम को वो सजाने के लिए या फिर उसे अच्छा प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस टर्म को कहते हैं हम रिदम। ठीक है। अब देखिए, हमारी अगली टर्म है ड्रामा। ड्रामा में हीरो हीरोइंस अपने प्ले को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, उनके कुछ डायलॉग्स होते हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें दो टाइप्स पड़ते हैं ड्रामा के, एक ट्रेजेडी और दूसरी कॉमेडी। ट्रेजेडी में हर बार किसी ना किसी की मौत हो जाती है, जो कि उस प्ले का एक लीड रोल होता है, चाहे वो हीरो हो या फिर उसका कोई मेन कैरेक्टर, उसकी मौत हो जाती है। उसे हम मॉरलफुल स्टोरी भी कह सकते हैं या फिर प्ले भी कह सकते हैं, या फिर उसे हम मॉरलफुल ड्रामा कह सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है इसका कॉमेडी। उनमें हंसाने की कोशिश होती है, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। अगर मैं ट्रेजेडी की बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑडिपस रेक्स नाम का एक ड्रामा एक्सप्लेन किया है, जिसे लिखा है सोफोक्लिस ने। बहुत ही बेमिसाल ड्रामा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही में आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और कॉमेडी का अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो उसके लिए मैंने 12th नाइट का एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है शेक्सपियर का, वो एक्सप्लेन किया है विथ मूवी क्लिप्स, जो कि आपको समझने में बिल्कुल भी इजी होगा। उसकी भी साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो उस वजह से क्या होगा, ट्रेजेडी और ड्रामा ये दोनों भी पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे उस वीडियो की वजह से, क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है वो उसमें क्या होता है, किस तरह से वो दुखद होती है या फिर किस तरह से उसे एक्सप्लेन किया जाता है, और कॉमेडी को भी किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, कॉमेडी ड्रामाज में क्या होता है, वो आपको उसमें डिटेली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमारी सबसे आखिरी टर्म है एसेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निबंध। एसेज में क्या होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हमें समराइज़ कर कर उस पर कुछ टॉपिक्स लिखने होते हैं, जिसकी लिखावट में एक अच्छी क्वालिटी हो, जिसे हम ईज़ी कहते हैं। तो ये थे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स। वैसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स आते हैं, उसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, उसी वजह से इन्हें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही।